रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि एनाटॉमी और फिजियो जो हैं वो ना इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक सिस्टम या एक चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने करना क्या क्या है। जब हम फिजियो पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम लोग उसके फंक्शन, वर्किंग और ये चीज़ें देखते हैं। और जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी के अंदर हम ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हैं, आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम उसके रिलेशंस देखते हैं और मेनली जो है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह हम ये देख रहे होते हैं। तो आज हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी है। सबसे पहले रिस्पिरेशन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी सेल्स इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले आता है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, के जो एयर है वो एंटर ही नोज़ से हो रही होती है। उसके बाद फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, फिर ट्रैकिया, देन लंग्स, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स और एट द एंड रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। तो नोस्ट्रिल्स या नेज़ल्स क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग्स इनटू द नोज़। कौन सी ओपनिंग? जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उनको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स। और ये मेन रूट होते हैं एंट्री ऑफ एयर के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फिर आप लोग को पता है कि राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटी होती है, तो वो डिवाइड होती है किससे? नेज़ल सेप्टम से। नेज़ल सेप्टम किससे बना होता है? परपेंडिकुलर शीट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, जो कि वोमर और एथमोइड, ये दो बोन्स हैं हमारे पास, फेशियल बोन्स। तो इसमें से जो एथमोइड बोन है उसकी ये करेक्टरिस्टिक आप लोगों ने याद रखनी है कि ये पेपर लाइक थिन बोन होती है। जब किसी जब किसी को कोई भी स्वेयर एक्सीडेंट भी हो तो सबसे ज़्यादा चांस जो होता है ना कि वो उसकी नाक की हड्डी जो होती है ना वो टूट जाती है, तो वो एथमोइड ही होती है, पेपर लाइक थिन बोन होती है ये हमारी। उसके बाद आता है बोन्स फॉर्मिंग द नेज़ल कैविटी, के नेज़ल कैविटी जो है उसकी कौन कौन सी बोन्स हैं जो उसे बना रही हैं। तो रूफ जो है हमारे पास वो बनी होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल एंड नेज़ल बोन। जो स्फिनोइड बोन होती है ना ये हमारी होती है बटरफ्लाई शेप्ड बोन। उसके बाद जो नेज़ल कैविटी का फ्लोर है वो बना होता है रूफ ऑफ माउथ से, माउथ का रूफ। फिर उसके बाद एंटीरियरली जो है वो फ्लोर ऑफ माउथ जो है वो भी एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा। एंटीरियरली हार्ड पैलेट जो है ये यूएचएस का एमसीक्यू भी है कि जो हार्ड पैलेट है वो कौन सी बोन्स मिलके बना रही होती हैं, तो वो मैक्सिला और पैलाटाइन, ये दो बोन्स मिलके हार्ड पैलेट बना रही होती हैं। उसके बाद जो पोस्टीरियर फ्लोर है वो होता है हमारे पास सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट किससे मिलके बना होता है? इनवॉलंटरी मसल्स से। फिर उसके बाद हमारे पास मीडियल वॉल आती है नेज़ल कैविटी की, वो बना रहा होता है सेप्टम। लेटरल वॉल्स में हमारे पास मैक्सिला, एथमोइड और इन्फीरियर कॉनका। कॉनकास जो होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं, सुपीरियर कॉनका, इन्फीरियर कॉनका और दरमियान में होता है मिडल कॉनका। उसके बाद आता है पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल किससे बना होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरेंक्स से। यहाँ पे ना जो लाइनिंग्स हैं एपिथेलियम की वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। हर सिस्टम में कहीं ना कहीं आपको जो है वो आएंगी। म्यूकस की भी ज़रूरत होती है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, और दूसरा सीलिया की भी। जब सीलिया बीट करते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी जब हम इनहेल करते हैं तो सीलिया बीट करते हैं, उससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो अंदर गई है वो बाहर आ जाती है। फिर आती हैं ओपनिंग्स इनटू द नेज़ल कैविटी, के नेज़ल कैविटी में क्या क्या चीज़ ओपन हो रही होती है। एंटीरियर नेरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओपनिंग्स फॉर फ्रॉम एक्सटीरियर इनटू द नेज़ल कैविटी, यानी जो हमने नोस्ट्रिल्स पढ़े। फिर आगे से ओपनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली बैक साइड से भी ओपनिंग होगी जो फर्दर जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक को लीड करेगी, तो वो होती है पोस्टीरियर नेरस। ये होती हैं ओपनिंग्स फ्रॉम नेज़ल कैविटी इनटू फेरेंक्स। फिर आते हैं पैरानेज़ल साइनसेस, ये इंपॉर्टेंट हैं। 4 साइनसेस होते हैं हमारे पास, इसका निमोनिक आप 4 मेस से भी याद रख सकते हैं। 4 मेस, F फॉर फ्रंटल, M फॉर मैक्सिलरी, E फॉर एथमोइडल और S फॉर स्फिनोइडल।
तो ये 4 साइनस होते हैं और इनमें से जो सबसे बड़ा साइनस होता है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। तो ये जो साइनसेस हैं वो हमारे पास ये ओपन हो रहे होते हैं पैरानेजल साइनसेस नेजल कैविटी में। जो मैक्सिलरी साइनस है वो लेटरल वाल्स में ओपन होता है। फ्रंटल और स्फिनोइडल साइनस जो है वो रूफ में ओपन होता है और एथमोइडल साइनस जो है वो अपर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल्स में ओपन होता है। ओके, उसके बाद फंक्शंस ऑफ नोज। फंक्शन एज सच जो है एनाटमी का नहीं है टॉपिक, लेकिन हमारी रोस में जो है वो एनाटमी वाले पोर्शन में ही लिखा हुआ है, तो हम सुपरफिशियली इसको साथ साथ देखते जाएंगे। फंक्शन ऑफ नोज क्या है? रिस्पिरेटरी फंक्शन होता है, वार्मिंग होती है, फिल्टर करते हैं जो हेयर होते हैं, क्लीनिंग होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है और सेंस ऑफ स्मेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑफ स्मेल के। वो कहाँ पे पड़े होते हैं? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन में और सुपीरियर कोनिका में। और जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? ओल्फैक्टरी नर्व। ये ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफिरिंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोस। अब हमने नोज एंड नेजल कैविटी देख लिया। नेक्स्ट कम्स फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो 12 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये लीड करता है। इसके रिलेशंस, अभी रिलेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एज सच एनाटमी में इतने ज़्यादा हैं भी नहीं। एक रिस्पिरेटरी सिस्टम के आपको अच्छे तरीके से करने होते हैं, उसके अलावा और जो मेन सिस्टम्स होते हैं, यूरिनरी सिस्टम के आपको करने होते हैं, और जो हार्ट है उसमें तो है ही एक सीवीएस में हार्ट ही है, उसके जो रिलेशंस है वो आपको अच्छे तरीके से करने होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो फेरेंक्स में जो रिलेशंस हैं वो सुपीरियर जो है इंफीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्कल, इंफीरियर जो है ये कॉन्टिन्यूस होता है इसोफेगस के साथ, एंटीरियर जो है वो वॉल इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ ओपनिंग इनटू माउथ, नोज एंड लेरिंग्स। अब देखने में ये बहुत ऐसे फजूल सी बात लग रही है, लेकिन हमारे जो है यूएचएस में लास्ट ईयर यही एमसीक्यू आया था कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है, उसकी जो एंटीरियर वॉल है वो इनकम्प्लीट है और वो ओपन हो रही है माउथ, नोज एंड लेरिंग्स में। तो ये फेरेंक्स उसका आंसर था, ये एमसीक्यू आया था हमारी दफ़ा। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन, इसमें क्या है कि पोस्टीरियरली हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा पड़े हैं, फर्स्ट 6। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। तो 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। इन 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है नेज़ोफेरिंग्स, वो इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन में, और जो ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स है, ये 2 पार्ट्स जो हैं वो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं और रिस्पायरेशन में भी। नेज़ोफेरिंग्स जो है इसकी जो लेटरल वाल्स हैं उसके अंदर जो 2 ओपनिंग्स होती हैं वो कहाँ पे लीड करती हैं? ऑडिटरी ट्यूब्स में, और ये मिडल ईयर से कनेक्ट करते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसका जिक्र पढ़ते हैं। और पोस्टीरियर वाल में हमारे पास फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। अब जो टॉन्सिल्स होते हैं उसकी 4 मेन टाइप्स होती हैं, पैलाटाइन, फेरेंजियल, लिंगुअल और ट्यूबल। ये 4 टाइप्स होती हैं टॉन्सिल्स की। उसके बाद आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो है वो बोथ डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और इसकी लेटरल वाल्स में हमारे पास पैलाटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। और लास्ट जो है लेरिंजोफेरिंग्स है हमारे पास, और ये जो है बोथ रिस्पिरेशन और डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, और दूसरा ये कॉन्टिन्यूस होगा इसोफेगस से। डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स जो है वो आगे इसोफेगस बना देगा, लेकिन रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो फेरिंग्स है वो आगे लेरिंग्स को लीड करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स जो है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले लाइनिंग क्या होती है। तो जो नेज़ोफेरिंग्स है उसमें होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स जो है उसके अंदर हमारे पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे है तो फेरिंग्स, तो इसके दोनों जो तीनों पार्ट्स हैं उसके अंदर एक ही तरह की एपिथेलियम होनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए है कि जो नेज़ोफेरिंग्स है मैंने आपको बताया कि वो होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व सिर्फ, तो इसमें सिलिएटेड कॉलमनर की ज़रूरत है। लेकिन जो ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स है
वो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है। इसकी वजह से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, क्योंकि यहाँ पे वियर एंड टियर आ जाता है, इंजरी आती है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, तो फूड स्टफ जब पास आउट होता है इसकी वजह से इंजरी हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है बार बार चेंज होती रहती है, ये रिप्लेस होती रहती है। उसके बाद इसमें सब म्यूकोज़ा होता है जो कि रिच होता है माल्ट में। माल्ट क्या होता है? म्यूकोज़ा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें इन्फेक्शन से। उसके बाद इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स का क्या काम होगा? ये फेरेंक्स को परमानेंटली ओपन रखते हैं, और अगर इन स्मूथ मसल्स का टोन जो है वो रिड्यूस हो जाए तो स्नोरिंग होती है, स्नोर होता है। और टोन क्या होता है? मसल टोन होता है पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल टोन। तो अगर इसकी टोन जो है वो रिड्यूस हो जाए तो स्नोरिंग होगी, और फिर बार बार जो है नींद से हम उठ जाएंगे, पीरियोडिक वेकनिंग्स होगी। फिर उसके बाद इसकी जो है ब्लड सप्लाई आती है। ब्लड सप्लाई इसकी क्या है? आर्टीरियल जो ब्लड सप्लाई है। अब आप जो है प्रोफेशनल ग्राउंड पे आ गए हैं, तो आप अच्छे अच्छे वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज यूज़ किया करें। ब्लड सप्लाई के लिए वर्ड होता है वेस्कुलेचर, और नर्व सप्लाई के लिए होता है इनर्वेशन। तो इसका वेस्कुलेचर क्या है? आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, ये दो चीज़ें हम देखते हैं। आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास आती है फेशियल आर्टरी, और वीनस ड्रेनेज में फेशियल वेन, जो कि बाद में कहाँ ड्रेन करती है? इंटरनल जुगुलर वेन में। और नर्व सप्लाई में फेरेंजियल प्लेक्सिस आ जाते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन जो है, फेरिंग्स के पैसेज भी होता है एयर का भी और फूड का भी, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, हेयरिंग और प्रोटेक्शन और स्पीच। प्रोटेक्शन किसकी वजह से हुई? टॉन्सिल्स की वजह से। और टॉन्सिल्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी बुक में दो जगह ये बात लिखी हुई है कि जो टॉन्सिल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं चिल्ड्रन में, उसके बाद इनकी एडल्ट्स में एट्रोफी हो जाती है। उसके बाद स्पीच जो है, ये भी इसका फंक्शन है, वो किस लिए कि ये रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज। उसके बाद आता है लेरिंक्स। हमने नोज़ एंड नेज़ल कैविटी पढ़ा, फिर फेरिंक्स पढ़ा, और तीसरे नंबर पे हमारे पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? लेरिंक्स। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये लिंक करता है लेरिंजोफेरेंक्स को और ट्रेकिया को। अब इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल में थोड़ा साइज़ में डिफरेंस होता है। कब? प्यूबर्टी के बाद। जो मेल होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, जो आगे हड्डी है उनकी वो बड़ी हुई होती है, तो वो उस प्रोमिनेंस को हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। तो इसके रिलेशंस जो हैं लेरिंक्स के, सुपीरियर हायोइड बोन और रूफ ऑफ टंग। इन्फीरियर जो है ये कॉन्टिन्यूस होता है ट्रेकिया के साथ। एंटीरियर मसल्स ऑफ नेक। पोस्टीरियर 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और लेटरली हमारे पास लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं लेरिंग्स की। मेनली ये कार्टिलेजेस से बना होता है। कार्टिलेज दो तरह के, हाइलिन, इलास्टिक। जो जनरल एनाटमी है उसमें कार्टिलेज की आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। कौन? हाइलिन में क्या क्या है? एक थायरॉइड, एक क्रिकोइड, और 2 एरिटिनॉइड। एरिटिनॉइड जो है वो जो होती है पोस्टीरियर साइड पे होती है लेरिंग्स के। थायरॉइड और क्रिकोइड जो होती हैं वो एंटीरियर सरफेस पे, और जो एरिटिनॉइड वो पोस्टीरियर सरफेस पे। ओके, उसके बाद आता है लेरिंग्स व्यू, फ्रंट और बैक। ये दिखाया हुआ है इसमें लेरिंग्स के, ये जो येलो कलर का है ना, ये थायरॉइड कार्टिलेज हमें दिखाई हुई है पहले वाले फ्रंटल व्यू में। और उसके बाद ये जो है ना, यही प्रोमिनेंस होती है जो एडम्स एप्पल बनाती है, थायरॉइड कार्टिलेज। और ये जो बैक व्यू है इसके अंदर हमें एरिटिनॉइड कार्टिलेज नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अब हम इन कार्टिलेजेस की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थायरॉइड कार्टिलेज जो है मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज होती है, और ये एडम्स एप्पल बनाती है। और दूसरा, इसकी एंटीरियर वॉल जो होती है वो डिवाइड होती है एक नोच से। आपने ऊपर भी डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, आपको एक नोच नज़र आ रही है थायरॉइड कार्टिलेज में, तो ये डिवाइड होती है। पोस्टीरियर वॉल इसकी इनकम्प्लीट होती है, और अपर पार्ट जो लाइनिंग होती है ना थायरॉइड कार्टिलेज की, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, और जो लोअर पार्ट होती है वो सिलेटेड कोलमनर होती है। उसके बाद क्रिकोइड कार्टिलेज, ये इसकी शेप होती है सिग्नेट रिंग जैसी, ये यहाँ पे साथ बनी हुई है ना, सिग्नेट रिंग। उसके बाद इसकी लाइनिंग जो होती है वो सिलेटेड कोलमनर होती है, और लोअर बॉर्डर जो है, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा, लिखा हुआ भी देखा होगा।
तो कोई ना कोई एक मार्जिन होता है, उस पे हम कह रहे होते हैं कि इस चीज़ से ऊपर जो होगा वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होगा और इस चीज़ से नीचे जो होगा वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक होगा। तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज जो है वो ये मार्जिन है जो अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिवाइड कर रही होती है। इसी तरह थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या चीज़ डिवाइड कर रही होती है? डायाफ्राम। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। इसी तरह क्रिकोइड कार्टिलेज जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड करती है। उसके बाद आती है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ये क्या होती है? टू रफली पिरामिडल शेप्ड। तो ये इसकी रफली पिरामिडल शेप होती है और पोस्टीरियर वाल पे होती है और इसकी जो लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड कोलमनर होती है। उसके बाद एपिग्लोटिस आता है। तो ये लीफ शेप्ड फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज होती है और इसकी लाइनिंग क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ब्लड सप्लाई देखते हैं इसकी, यानी वस्कुलेचर। ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई होती है सुपीरियर और इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरीज से और वीनस ड्रेनेज क्या होती है? थायराइड वेन्स, जो कि बाद में ड्रेन करते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो कल की जो है वो मेन वेन है। सारी जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो इसी के अंदर ड्रेन कर रही होती हैं। फिर उसके बाद नर्व सप्लाई जो है लेरिंग्स की वो क्या होती है? लेरेंजियल नर्व्स और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स होते हैं लेरिंग्स में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लेरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं उन्हीं की वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जब वोकल कॉर्ड्स यूज़ में होंगे तो उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक होंगी। तो जो मसल्स वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होंगे और दूसरा वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड होंगे। एडक्टेड यानी एक दूसरे के करीब होंगे। और फिर जब वोकल कॉर्ड्स यूज़ में होंगे तब क्या होगा? मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे और वोकल कॉर्ड्स एबडक्टेड होंगे और ये लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट कॉर्ड जो होते हैं ना, शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं और लॉन्ग वोकल कॉर्ड जो हैं वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यही वजह है कि जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड होती है। हाई पिच का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा चीखने वाली आवाज़। और लॉन्ग कॉर्ड जो होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थोड़े उनका साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उनकी जो पिच होती है वो लो होती है। ये वोकल कॉर्ड्स आपको दिखाए हुए हैं कि एबडक्टेड स्टेट में कैसे होते हैं और एडक्टेड स्टेट में कैसे होते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लेरिंग्स आते हैं। क्या क्या फंक्शन है? कंट्रोल करता है पिच को, वॉल्यूम ऑफ साउंड को, रेजोनेंस, स्पीच, पैसेज वे ऑफ एयर होता है, ह्यूमिडिफाई करता है, फिल्टर करता है और वार्मिंग ऑफ एयर। उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप। ट्रेकिया विंड पाइप जो है वो 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये कॉन्टिन्यूशन होती है लेरिंग्स की और ये डिवाइड करती है लेफ़्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई पे। किस पॉइंट पे? कैरिना। इस पॉइंट को हम कहते हैं कैरिना। इसके रिलेशंस में क्या है? सुपीरियर लेरिंग्स इंफीरियर ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, एंटीरियर इसके थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, पोस्टीरियर इसोफेगस और लेटरली लंग्स होते हैं और लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया क्या है? 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड इसके पास रिंग्स होते हैं, किसके? कार्टिलेज के। और लेयर्स ऑफ ट्रेकिया क्या है? 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में होता है फाइब्रस टिश्यू, मिडल लेयर में होता है स्मूथ मसल्स, इनर लेयर में सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ये आप जहाँ पे भी पढ़ोगे ना, अक्सर ऐसे होता है कि मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स ही होते हैं और उनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाना। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रेकिया। आर्टीरियल सप्लाई में आता है इंफीरियर थायराइड और ब्रोंकियल आर्टरीज और वीनस ड्रेनेज में आता है इंफीरियर थायराइड वेन्स, जो कि ड्रेन करती हैं ब्रेकियोस्फेलिक वेन्स में। पहले सारी ड्रेन कर रही थी इंटरनल जुगुलर वेन में, अब हम आ गए ब्रेकियोस्फेलिक वेन की तरफ। नर्व सप्लाई जो है वो लेरेंजियल नर्व्स और वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारे पास होती है 10th क्रेनियल नर्व, इसका दूसरा नाम होता है वांडरर नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का दूसरा नाम होता है वेगल स्टिमुलेशन। ये आपने याद रखना है किसी भी सिस्टम के ऊपर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट होता है और पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है। सोचने की बात है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है इमरजेंसी की सिचुएशन, तो हमारे सांस क्या होता है? तेज़ तेज़ आ रहा होता है। तो जब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओपन होगा तभी तो हमारे सांस तेज़ तेज़ आएगा ना। तो यहाँ पे ये डायलेट कर देता है ट्रैकिया को, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ट्रैकिया को।
उसके बाद फंक्शन ऑफ ट्रेकिया क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पेटेंसी, पेटेंट होना यानी ओपन रखता है इसको, और म्यूकोसिलरी एस्केलेटर, म्यूकोसिलरी म्यूकस और सीलिया की वजह से एस्केलेटर यानी कोई भी फॉरेन बॉडी जो आएगी वो एक्सहेल कर दी जाएगी। फिर उसके बाद कफ रिफ्लेक्स आती है इसके अंदर, और वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग और फिल्टरिंग। तो कफ रिफ्लेक्स में आपने याद रखना है कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। मैंने जब ये याद रखा था 2 रिफ्लेक्सेस हमने पढ़ी थी, स्नीज रिफ्लेक्स और कफ रिफ्लेक्स। सीवी होता है ना, इस निमोनिक से याद रख सकते हैं आप। कफ रिफ्लेक्स में होती है वेगल्स नर्व, और एस फॉर स्नीज रिफ्लेक्स में होती है ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद मेजर जो ऑर्गन है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, 2 कोन शेप्ड लंग्स होते हैं, और पड़े कहाँ पे होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। एपेक्स इसका क्या होता है, 25 मिलीमीटर अबव लेवल ऑफ मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल यानी कॉलर बोन हमारी। बेस कैसी होती है, कनकेव होती है, सेमिल्यूनर शेप होती है उसकी, और ये डायाफ्राम के ऊपर पड़ी होती है। फिर इसकी 2 सरफेस होती हैं, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस हम आउटर सरफेस को कह रहे हैं इसकी, जो कि कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स के साथ अटैच है डायरेक्टली। और मीडियल सरफेस जो है, इसके अंदर ट्राइंगुलर शेप्ड एरिया होता है हाइलम। ये जो हाइलम है, ये आप उधर भी पढ़ोगे किडनी में भी, ये एक ओपनिंग्स, इसके अंदर ओपनिंग्स होती हैं काफ़ी सारी। जो सारी चीज़ें जो एंटर हो रही हैं या लीव हो रही हैं वो हाइलम से ही हो रही होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हाइलम में, ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई। फिर उसके बाद राइट लंग और लेफ्ट लंग, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, राइट लंग। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 लोब्स होती हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और लेफ्ट लंग के पास होती हैं 2 लोब, सुपीरियर और इन्फीरियर। और जो लोब्स हैं वो डिवाइड कैसे हो रही होती हैं, फिशर्स से। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो राइट लंग है उसके पास 3 लोब्स हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसके पास 2 लोब्स हैं। उसके बाद आता है प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। प्लूरा जो है वो क्या है, एक सीरस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो कहाँ होती है, जीआईटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। सीरस जो होती है वो प्लूरा में होती है, पेरिकार्डियम में और पेरिटोनियम में। और साइनोवियल जो होती है वो जॉइंट्स में होती है हमारे पास। तो जो सीरस मेम्ब्रेन है ये प्लूरा, और इसके अंदर क्या होता है, सीरस फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 7 to 10 मिलीलीटर। अब ये भी बहुत सी जगह पे फ्लूइड्स आएंगे, अब हम इसको एक ही जगह पे याद कर लेते हैं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उसकी क्वांटिटी होती है 25 ml से 30 ml। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो होता है 7 to 10 ml। उसके बाद एक होता है एक्वस ह्यूमर आई में हमारे, वो होता है 2 to 3 माइक्रोलीटर। और साइनोवियल फ्लूइड जो जीए में हमने पढ़ा था वो होता है 0.5 ml। और मेन जो होता है CSF, वो भी याद रखना है कि वो होता है 150 ml, उसकी हम क्वांटिटी लेते हैं, और 20 ml पर आवर और 500 ml पर डे। तो ये सारे फ्लूइड जो हैं वो आप एक ही दफ़ा याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो प्लूरा है उसके हम 2, ये ऐसे जब जब भी आप मेम्ब्रेन पढ़ेंगे ना तो ये आएगा विज़रल प्लूरा और पेराइटल। विज़रल जहाँ पे भी होगा ना वो होगा ऑर्गन के साथ, यानी विज़रल प्लूरा क्या होगा, लाइन करेगा लंग्स को, और पेराइटल प्लूरा एडहेयर होगा थोरेसिक वाल के साथ। प्लूरल फ्लूइड कहाँ पड़ा होगा, पेराइटल और विज़रल प्लूरा के दरमियान। और प्लूरल कैविटी जो है उसके अंदर कोई एयर नहीं होती, इसी वजह से उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। अब इसके लिए इसी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एयर ने बाहर से अंदर आना है। जब अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, हमेशा जो चीज़ मूव करती है वो हाई टू लो मूव करती है, अंदर प्रेशर लो होगा तभी तो बाहर से अंदर आएगी ना चीज़। तो एयर इसीलिए मूव करती है क्योंकि अंदर जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। ओके स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट्स में हम वाइंड अप कर लेंगे। ब्रोंकाई पे थे हम कि ब्रोंकाई ट्रैकिया जब डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई पे, कैरिना के पॉइंट पे 2 ब्रोंकाई हो गए, राइट और लेफ्ट। राइट जो है हमारे पास वाइडर होता है, शॉर्टर होता है और मोर वर्टिकल होता है। ये मोर वर्टिकल होता है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा चांस होता है कि अगर हम कोई भी फॉरेन बॉडी इनहेल करते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए था। और ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसकी लाइनिंग सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है।
फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रोंकियल पैसेजवे, जैसे जैसे हमें पता है ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करता है, जैसे जैसे ये डिवाइड करता है तो कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्टिलेज है वो ब्रोंकाई के लेवल पे तो होती है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे वो ख़त्म हो जाती है, और जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाती है स्मूथ मसल से, जो कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल के अंदर आते हैं, यानी इनवॉलंटरी कंट्रोल। उसके बाद सिलिएटेड कोलमनर जो है वो रिप्लेस हो जाती है नॉन सिलिएटेड से, और गोबलेट सेल जो हैं जिनका काम क्या था म्यूकस सिक्रीशन, वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल वेन्स। जो राइट साइड की ब्रोंकाई है वो एम्प्टी होगा एजाइगस वेन में, और जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकियल वेन होगी वो एम्प्टी होगी सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में। नर्व सप्लाई ऑफ ब्रोंकाई, उसमें पैरासिम्पैथेटिक, जैसा कि मैंने ट्रैकिया का बताया था कि डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे याद रखनी है कि सिंपैथेटिक में हमें ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस आ रहा होता है, इसीलिए ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। फिर आता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। अब एल्वुलाई एंड पे हमारी नोज़ से शुरू होके हमने एंड कहाँ पे किया, एल्वुलाई पे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और एल्वुलाई एल्वुलाई जो होते हैं उसके अंदर होते हैं एल्वुलर सेल्स टाइप 1 और टाइप 2। इनमें जो टाइप 1 होते हैं वो कोई 90 to 95% हमारे पास टाइप 1 होते हैं, और 5 to 10% हमारे पास टाइप 2 होते हैं। और जो टाइप 2 हैं वो हमारे पास सर्फेक्टेंट रिलीज़ करवा रहे होते हैं। सर्फेक्टेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड। इसका क्या काम होता है, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा होता है, और 35th वीक ऑफ फीटल लाइफ में ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। और एंड पे जो दिखाया हुआ है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, कि ट्रैकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई, उसके बाद लोबार ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, और एंड पे एक लोब्यूल बनता है किस किस का, इसमें रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और इसके अलावा एल्वुलर डक्ट्स होती हैं और एल्वुलाई होते हैं। ये वो पैसेज होता है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। दैट्स ऑल।